ठीक है। मनोविज्ञान आ रहा है समझ में? घर जाके पढ़ रहे हो 2 बजे तक? मतलब 2 बजे क्लास लगती है, उससे पहले तो पढ़ते हो ना? और याद भी हो रहा है ना? पढ़ लेंगे आगे, है ना? चलो साथ साथ पढ़ते रहना ना। नहीं क्या है कि चीजें थोड़ी सी जो बहुत विस्तृत नहीं की हुई है ना, विस्तार नहीं दिया गया हो, वो फिर भूल जाते हैं, कई चीजें समझ में नहीं आती है बाद में। लेकिन फिर भी आपके पास तो हथियार है कि दोबारा देख लेंगे, है ना? वीडियो तो बड़ा ही हुआ है। कहां पढ़ लिया था कल? अभिप्रेरणा हो गई थी कल? अभिप्रेरणा कंप्लीट कर ली? अच्छा चलो बताओ मुझे देखे अभिप्रेरणा के बारे में। अभिप्रेरणा अंग्रेजी के किस शब्द से बना? मोटिवेशन से। और मोटिवेशन लैटिन भाषा के किस शब्द से बना? मोवर। और धातु कौन सी? अर्थ क्या होता है? देखो ये सबके सिलेबस में है, चाहे बोले बोले मन में ही, लेकिन बोल लें। वैसे तो यदि बाहर बोले तो ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि एक तो देखने, एक सुनना, 2 ज्ञानेंद्रियां काम कर रही है और तीसरी और करने लग जाती है बोलना। 3 ज्ञानेंद्रियां एक साथ काम करती है तो चीजें स्थायी हो जाती है। और अभिप्रेरणा की परिभाषाएं दी थी। गुड ने क्या कहा था? किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और उसे लक्ष्य तक ले जाने की। और अभिप्रेरणा के बारे में क्रेंचफील्ड ने क्या कहा? हमारे क्यों का उत्तर देती है। रिली और लेविस ने क्या कहा? आंतरिक बल है जो बालक स्वयं उत्पन्न करता है। स्किनर सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अच्छा अब इसकी विशेषताएं बताओ। देखें, आंतरिक है एक बाह्य है? आंतरिक बल है। काल्पनिक ऊर्जा है कि नहीं है? व्यक्ति में एक परिवर्तनशील ऊर्जा है कि नहीं है? अच्छा मुझे बताओ, ये शुरुआत कहां से होती है? आवश्यकता से होती है। अधिगम का सबसे स्वर्ण पथ है, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, आत्मा है, हृदय। और फिर मुझे बताओ, अभिप्रेरित व्यवहार चयनात्मक क्रियाएं करेगा कि सभी करेगा? उद्देश्य आधारित या उद्देश्य विहीन? लक्ष्य निर्देशित होगा। और क्या लिखा था? अमूर्त होती है, दिखाई नहीं देती है, अनुमानित प्रक्रिया है, साधन है, साध्य नहीं है। केवल लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम इस माध्यम के रूप में यूज लेते हैं इसे। फिर अभिप्रेरणा के बारे में हमने पढ़ा। अभिप्रेरणा के सोपान कितने होते हैं? 3। बताओ। पहला आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन। अंग्रेजी में बताओ। नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। आवश्यकता कितने प्रकार से होती है? कौन कौन से? कमी और वृद्धि से। आवश्यकता कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी? अनिवार्य और गैर अनिवार्य। अनिवार्य कैसी होगी? जन्मजात होगी, जैविक कहेंगे ना। और वो कैसी होगी? वातावरण से अर्जित होगी। किन आवश्यकताओं की पूर्ति होना अत्यंत आवश्यक है? अनिवार्य की। और फिर मुझे बताओ, हमने पढ़ा चालक क्या होता है? एक ऐसा प्रणोद या तनाव होता है जो व्यक्ति की आंतरिक अवस्था होती है, उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। प्रत्येक आवश्यकता का एक चालक होता है, और जैसे ही आवश्यकता की पूर्ति होती है चालक न्यून हो जाता है। फिर प्रेरक, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन या प्रेरक देखे थे। प्रेरक अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार बताए। मैस्लो ने जन्मजात और अर्जित, थॉमसन ने स्वाभाविक और कृत्रिम, गैरेट ने 3, जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। फिर हमने अभिप्रेरणा के चक्कर पढ़े थे। देखो 3 चक्कर पढ़े हैं ना। पहला सर्किल जो था वो तो था चक्रीय। कितने चरण थे उसमें? स्वतः ही संचालित होता था। और किसका बनता था? अनिवार्य आवश्यकताओं का। दूसरा गैर अनिवार्य का संज्ञानात्मक। किसने बताया? डेसी ने। कौन चलाता है उसे? संज्ञान से चलता है। कितने चरण होते हैं? 4। फिर एनसीईआरटी ने कितने माने? बताओ। देखिए, पहला अंग्रेजी बोलनी है। नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट और रिडक्शन ऑफ अराउजल।
पूरा हो गया। फिर इसके बाद अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? सकारात्मक और नकारात्मक। सभी सकारात्मक वह जो आंतरिक है, स्वतः ही उत्पन्न होती है और निश्चित रूप से लक्ष्य तक पहुंचती है, और नकारात्मक बाह्य होती है, बाह्य कारकों से उत्पन्न करवाई जाती है, शुरुआत तो हो जाती है लेकिन लक्ष्य की गारंटी नहीं होती है। वैसे अभिप्रेरणा शब्द ही ऐसा है जो ये कहता है कि लक्ष्य तक तो जाएगा ही जाएगा। अब वो अलग बात होती है कि हम नकारात्मक अभिप्रेरणा में लक्ष्य परिवर्तित कर देते हैं, लक्ष्य चेंजेस कर देते हैं, लक्ष्य छोटा कर लेते हैं कि यार रहने दे, कौन सरकारी मास्टर बनेगा, प्राइवेट ही बन जाए। बात समझ रहे हो? लक्ष्य तो मिलता है कोई ना कोई, लेकिन लक्ष्य जो कार्य, जिस कार्य की हमने शुरुआत की थी ना, उस कार्य को वैसे का वैसे प्राप्त नहीं कर सकते। फिर क्या पढ़ा? सिद्धांत पहला बताओ, देखिए। आवश्यकता पदानुक्रम किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने। नीड हायरार्की थ्योरी बोलते हैं इसको। कितनी आवश्यकताएं बताई? 5। पहली शारीरिक, दूसरी सुरक्षा, तीसरी स्नेह, चौथी सम्मान, 5वीं आत्मसिद्धि। अच्छा, आत्मसिद्धि क्या होता है? कार्य करना। फिर दूसरा मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत। मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत क्या कहता है? व्यक्ति अभिप्रेरित क्यों होता है? किसने बताया? मूल प्रवृत्ति क्या होती है? जन्मजात होती है, शोधनशील होती है और सार्वभौमिक होती है और तीव्रता असमान होती है। बस व्यवहार को संचालित करती है। व्यवहार की व्याख्या कर सकते हैं इसके माध्यम से। और कितने बताई मैकडूगल ने? प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का क्या है? एक संवेग। संवेग उत्पन्न होने पर क्या होगी? मूल प्रवृत्ति होगी। फिर इसके बाद में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। किसने? व्यक्ति क्यों अभिप्रेरित होता है? अचेतन मन में दमित इच्छाओं को के कारण होता है। फिर 2 बताई इसने, एक कौन सी? जीवन, और एक मृत्यु। जीवन को नाम दिया इरोस और उसको थैनाटोस। फिर संतुलन स्टेरिया का सिद्धांत किसने? कॉपर, चैपलिन और एप्पल ने। और उन्होंने कहा व्यक्ति अभिप्रेरित क्यों होता है? असंतुलित अवस्था से संतुलन में आने के लिए कार्य करता है। फिर सक्रियता का किसने? सेल्सबरी, मेल्मो, लीड्सले। और क्या कहता है ये? अच्छा, ये लड़कियां इसलिए नहीं बता रही है, नहीं याद तो है, लेकिन ये सोच रही है भाई लड़कों को मौका दिया जाए, इसलिए नहीं बता पा रही है ना। मौका मिल रहा है लड़कों को बराबर। अच्छा, महिला दिवस के, अरे आज तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है इनको, आज तो मुझे पाप लग जाएगा, आज तो कुछ नहीं। देखो ये ना पिछले काफी अरसे से, लंबे अरसे से ये पहला बैच है। मुझे एक बैच तो पहले मिला था, एक बैच मिला था पिछली बार ग्रेड 3 में पढ़ाया था ना मैंने, तो कॉम्प्लेक्स में ही मिला था, बिग हॉल में। स्कूल मैनेजमेंट का मेरा पहला बैच था यहाँ जोधपुर, 3rd ग्रेड का, 1st ग्रेड का नहीं, 3rd ग्रेड का। बहुत पुराना मिला था वो बैच, नाम तो मुझे पता नहीं। B1 इस वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पिछली वाली वैकेंसी में पूरा भरा पूरा बैच था। हाँ, एक तो वो बैच जिसमें लड़के बहुत बदमाश थे, लेकिन मैं बदमाश को तो इसलिए लेकर चलता हूं, आगे बुद्धि पढ़ाऊंगा आपको मैं। जो बदमाशी करता है ना उसके पास IQ होती है, इसलिए मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि वो बदमाशी करना उनके स्वभाव में होगा, अलग बात होगी, लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा उनका। उस बैच में लड़के लड़कियों से ज्यादा एक्टिव थे पढ़ने के मामले में। बदमाशी अपनी जगह है, लड़के लड़कियों से ज्यादा एक्टिव थे, और बाद में सिलेक्शन की खूब हुई उन लड़कों की, खूब सिलेक्शन हुए। आज तक मैंने जितने बैच पढ़ाए ना उसमें ये दूसरा बैच देख रहा हूं, ये दूसरा बैच है जिसमें लड़के लड़कियों से ज्यादा पढ़ रहे हैं। बाकी आजकल लड़के पढ़ते नहीं है। अरे अच्छा, ध्यान रखो, सभी लड़के नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। नहीं, ये रियलिटी है। बाकी कहीं भी मैं स्कूल में हूं, चाहे कॉलेज में हूं, चाहे भले ही किसी बैच में हूं, कोई से भी ग्रेड में हूं, लड़कियां ही ज्यादा पढ़ती मिलती है, लड़के कम पढ़ते हुए मिलते हैं। तो अब की बार या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लड़कियां धैर्यवान होगी, सहनशील होगी, तो ये सोच रही है कि क्या बताना है ये बता देंगे, या इनको मौका दे रही होगी
समाज सेवी प्रकार की होगी, हैं? या फिर इनको लग गया कि 50% नहीं तो ये कितने ही चिल्ला लेंगे तो क्या होंगे नंबर तो अपना आना ही है। ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं आप लोग? वो नव चयनित वाला प्रशिक्षण चल रहा था, तो उसमें लगभग 40-40 के हमने बैच बनाए हैं। तो उसमें 40 में से केवल 3 ही लड़के हैं जो L1 में लगे हैं, बाकी 39 लड़कियां लगी है। ये इसी चीज का परिणाम है कि लड़के बहुत कम एक्टिव रहते हैं, कम पढ़ते हैं। पता नहीं गेस्टाल्ट थ्योरी का तो कल मैं अखबार में पढ़ रहा था, आज सुबह सुबह अखबार में आया कि कुल एक नव चयनित बैच चल रहा है जिसमें शिक्षकों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण, जिसके शिविर के सह प्रभारी विजय बाजिया ने बताया कि हम निष्ठावान तरीके से इनको किस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। तो हैं हाँ, फिर उन्होंने ये भी बताया साथ में कि अगले 6 दिन तक आपको पूरे मनोवियोग के साथ इस विभाग की कार्रवाइयों को सीखना होगा। तब मैं उसी में लिखा हुआ था कि शिविर के सह प्रभारी विजय बाजिया ने एक बार फिर बताया कि इस 42 में से 39 केवल लड़कियां, इसलिए लड़कियां महिला समाज में आगे बढ़ रही है। हाँ, देखो मतलब क्या सिचुएशन आ गई है। फिर भी ये इस बैच को देखकर मुझे थोड़ी सी जिंदा दिली सी महसूस होती है कि अपना अस्तित्व तो है, अपनी बिरादरी बर्बाद तो नहीं हो रही है तो सही। खैर चलता रहेगा। मुझे तो अभिप्रेरणा में बताओ कहां पहुंच गए? सक्रियता का हो गया, फिर उपलब्धि अभिप्रेरणा। अच्छा, उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या होती है? किसी उपलब्धि को प्राप्त करने की चाहत के लिए जो अंदर अभिप्रेरणा हुई है वो क्या होती है? उपलब्धि प्रेरणा। किसने दिया? मैकलेलैंड, एटकिंसन, ओएनगा एंड होएनगा ने बताया। इसके बाद बस अभिप्रेरणा पूरी। अच्छा, अब यहीं पर नोट लगा के लिख लो। एक चीज पीछे भूल गए थे ना आज का, सुनिए आज का टॉपिक ये यहीं पे नोट लगा के लिख लेना है ना, एक बॉक्स बना के। बॉक्स बना के मतलब ये है कि ये चीजें है तो अधिगम की, लेकिन हमने 2-3 चीजें लिखना भूल गए थे, इसलिए आपको लिखवा दे, कंफ्यूज नहीं हो। एक सवाल आ गया था इसका, लिखो अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। एक है औपचारिक या जिसे बोलते हैं हम लोग मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। अनुशासन का सिद्धांत, औपचारिक या मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। दूसरा लिख लो समरूप तत्वों का सिद्धांत। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। एक है सामान्यीकरण का सिद्धांत। जड़ ने दिया है, या जुड बोलते हैं कई बार इसको। एक है
आदर्शों एवं मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत एवं मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत, ये बागले ने दिया है। बागले ने बावले ने नहीं, बागले ने है। पक्षांतर या अवयववादी सिद्धांत, ये गेस्टाल्टवादियों का है। गेस्टाल्टवादियों ने, बस ये लिख लेना। दो सिद्धांत पूछे जाते हैं, एक तो समरूप तत्व वाला और एक सामान्यीकरण वाला। दो सिद्धांत पूछे जाते हैं। लिख लो फटाफट से। धन्यवाद। अच्छा, आज शिवरात्रि का ये उपवास किस किस ने रखा है, व्रत किस किस ने रखा है? ढंग से हाथ खड़ा करो बस। अच्छा, महाशिवरात्रि का व्रत क्यों रखते हैं? नहीं, क्यों रखते हैं, तो यही तो पूछ रहा हूं मैं। यार ऐसे कोई मर्जी है, रखने लग गया मतलब कोई कारण तो होता ना किसी कार्य के पीछे। मनोविज्ञान क्या कहता है? महाशिवरात्रि का व्रत क्यों रखते हैं? पता नहीं क्यों रखते हैं। मनोविज्ञान तो कहती है व्रत नहीं रखने चाहिए। अच्छा, एक बात तो समझ में आती है, चलो लड़कियां तो व्रत इसलिए रखती है क्योंकि वो शिवजी से, पार्वती से, शिवजी का ही रखती है, पार्वती जी का रखती है? ओनली शिवजी का ही। आज पार्वती तो गणगौर के अवसर पर होती है। गणगौर पर वो ईश्वर पूजे पार्वती वो पार्वती। चलिए, ये तो शिवजी से कहती है कि भाई ये शिवजी हमें तेरे जैसा कोई क्लासिकल हस्बैंड मिल जाए। शिव क्लासिकल से कम नहीं था। हाँ, तो वो तो रख लिए। चलिए। अच्छा, जिनको वर मिल चुका है वो पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु व्रत रख लेती है। लड़के अच्छा, पार्वती जैसी गोरी मिल जाए, यही बात है। चलो, अच्छी बात है, ये मुझे याद दिलवा दिया। ये लड़कियां इसलिए नहीं बोलना चाह रही है आज कि इनके व्रत रखा हुआ है, इसलिए एनर्जी खत्म नहीं करना चाह रही है। ये लिख लिया ना, हल्का सा समझ ले। हम बात किसकी कर रहे हैं? अधिगम के स्थानांतरण की। आपने एक परिस्थिति में कुछ सीखा है, उसको आपको प्रयोग लेना है दूसरी परिस्थिति। तो सिद्धांत का मतलब है कि एक परिस्थिति में सीखा हुआ दूसरी परिस्थिति में कैसे काम आता है, ये अलग अलग लोग बता रहे हैं। एक परिस्थिति में सीखा हुआ कि किस तरीके से काम आता है वो अलग बातें थी, लेकिन एक परिस्थिति में सीखा हुआ दूसरे परिस्थिति में कैसे उपयोगी हो सकता है, अधिक से अधिक उपयोगी कैसे हो सकता है, ये अपने अपने मत बता रहे हैं। सबसे प्राचीन जो चल रहा है ना, वो है औपचारिक या मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। जिस प्रकार से इस सिद्धांत में यह कहा गया है कि जिस प्रकार से व्यक्ति शारीरिक रूप से जितनी क्रिया करेगा वो शारीरिक कौशल में दक्षता ले आएगा कि नहीं ले आएगा।
भाई यदि व्यायाम कर रहा है, दौड़ कर रहा है, भाग कर रहा है, तो उस संबंध में वो कौशल में दक्षता लाएगा कि नहीं लाएगा। उसी प्रकार ये कहता है कि जितना वो मानसिक रूप से कार्य करेगा, जितना कुछ याद करेगा, जितना ज्यादा से ज्यादा याद करेगा, वैसे ही मानसिक शक्तियों में भी विकास हो जाएगा और मानसिक शक्तियां एक अनुशासन में, डिसिप्लिन में चलती रहेगी और उसे ज्यादा याद होता जाएगा। जो पीछे याद किया था ना वो भी आगे याद होता रहेगा। ये तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। मतलब ज्यादा से ज्यादा मानसिक शक्तियों का प्रयोग करना ताकि उनमें विकास हो जाए और दूसरी परिस्थिति में भी वो काम आए। थोंडाइक महोदय आए और थोंडाइक महोदय ने, आपको पता हो तो थोंडाइक ने सीखने के नियम दिए थे। उसमें एक तत्व प्रबलता का या सादृश्यता के नियम बताए थे। इसने कहा कि पहले वाली विषय वस्तु में और दूसरे वाली विषय वस्तु में जितने तत्व समान होंगे, यदि तत्व ज्यादा समान है तो जल्दी सीख जाएगा और यदि तत्व कम समान है तो कम सीख जाएगा। जैसे एक व्याकरण पढ़ने के बाद दूसरी व्याकरण पढ़ रहा है तो तत्व अधिकांश क्या होंगे? समान होंगे। यह सिद्धांत कहलाता है समरूप तत्वों का सिद्धांत। भाई ज्यादा अधिगम स्थानांतरण कैसे होगा? जब तत्व क्या होंगे? समान होंगे। सीएच जड़ क्या कहता है? सामान्यीकरण। सामान्यीकरण को हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, अच्छा जनरलाइजेशन। क्या बोलेंगे? जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि आपको सामान्यीकरण का समझाऊं तो मैं इसका शब्द का मतलब होता है, जैसे आपको मैं अलग अलग प्रकार के 100 उदाहरण दूं, उन 100 उदाहरणों से आप एक नियम बना के लाते हो कि यार इनमें ये नियम काम कर रहा है, वो सामान्यीकरण होता है। जैसे आपने देखा है ना, आप लोग विशिष्ट सामान्य की ओर चलते हो। विशिष्ट क्या होता है? उदाहरण। बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं तो आप एक सामान्य नियम पर, सामान्य अवधारणा पर पहुंचते हो कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि ये इसमें एक थ्योरी काम कर रही है या एक नियम काम कर रहा है, उससे ये सभी उदाहरण हल हो रहे हैं। ये सीएच जड़ कहता है कि बालक जो भी पढ़ता है ना पहली परिस्थिति में, उनमें से जो भी चीजें पढ़ी है ना उसका एक सामान्य सा नियम बना लेता है और उस नियम का उपयोग वो अगली सीखने वाली चीज में करता है, तो उसका अधिगम स्थानांतरण अच्छा हो जाएगा। यदि आपने पहली बार कुछ सीखा है ना तो उसके मूल तत्व निकाल कर ले आइए, उसका नियम बना लीजिए आप और उसका नियम कहां ले जाइए? दूसरे में। उद्दीपक जनरलाइजेशन मतलब वैसा का वैसा सोच के देखो, मिलते जुलते उद्दीपकों के साथ भी वही क्रिया करना, उसे हम उद्दीपक सामान्यीकरण कह रहे थे। इसका मतलब वहीं से नियम किन पर लागू कर लिया जाए? इन पर लागू कर लिया जाए। फिर एक बाग ले आया, इसने कहा कि कोई भी विषय वस्तु पढ़ रहा है ना उसके आदर्श समझने जरूरी है, उसके मूल्य समझने जरूरी है, उसकी वैल्यू समझनी जरूरी है। यदि आपने उसके आदर्श, मूल्य या वैल्यू समझ ली ना तो आपको अगली वाली परिस्थिति में सीखने में वो मदद करेगा। इसको आदर्शों एवं मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत, अभिज्ञान यानी पहचान करना, अभिज्ञान यानी क्या होता है? पहचान करना। और यह गेस्टाल्टवादी, यह पक्षांतर या अवयवादी सिद्धांत कहते हैं। यह संपूर्ण आकार में देखकर फिर छोटे छोटे अंशों के रूप में समझने की बात कर रहे हैं। 2 सिद्धांत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं हर बार, ध्यान रख लेना। यह अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है। अब इसमें यह भी पूछा जा सकता है निम्न में से किसने अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं दिया है, तो वहां पर वो अधिगम के सिद्धांतों को डालेंगे, साथ में बुद्धि के सिद्धांतों को डालेंगे, एक कोई ना कोई दूसरा आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये 2, 3, 4 आप विशेष तौर से ध्यान रखें, इनका कभी कहीं ना कहीं नाम आ जाए तो। अब हेडिंग लगाओ, बुद्धि। इंटेलिजेंस। क्या अभिप्रेरणा के? यार कितने क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन बनेंगे उसके तो। अब देखा, हाथ लगाऊंगा, अभी देखता हूं, है ना, अभी तो है ही नहीं, करवाऊंगा। बुद्धि, इंटेलिजेंस, हेडिंग लगाइए बुद्धि या इंटेलिजेंस। देखता हूं, अभी मैसेज करता हूं, मंगवाता हूं मैं ना। बुद्धि या इंटेलिजेंस क्या होती है? बताओ, देखे। तर्क करने की शक्ति, वेरी गुड। और बताओ? सोचने समझने की शक्ति। और आप बताते जाओ, फेंकते जाओ। बुद्धि क्या होती है? आपने आज तक, आपको यदि ये सवाल इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि बताइए बुद्धि पर आप तर्क दीजिए या बुद्धि के बारे में आप 10 लाइनें बताइए। कार्य करने की क्षमता। और
किसी चीज की योग्यता, सीखने की योग्यता, वेरी गुड। और मानसिक प्रक्रिया और योग्यताओं को समझने की शक्ति, सोचने की शक्ति, और क्या करना, दूसरे की अभिलाषा। हाँ, और बताओ। हाँ, ये उधर वाले उस मोहल्ले की खामोशी मुझे बहुत कुछ बता रही है। बुद्धि सबके सिलेबस में है। बताओ देखें। अमूर्त विचारों की योग्यता। देखो चीजें सही सही निकल के आ रही है। अच्छा, एक लाइन में कोई बता देगा क्या? सीधा सटीक जवाब दे दे। मैं बताऊं क्या? सीधा एक सटीक, एक लाइन में जवाब, आधी लाइन में जवाब। आज तक किसी के बाप को पता नहीं लगा कि बुद्धि क्या है ही नहीं, पता लग ही नहीं पाया है। आप गलत नहीं है, आप सही है। आप ही की तरह मनोवैज्ञानिक कर रहे हैं। कोई कह रहा है सीखने की योग्यता है, कोई कह रहा है अमूर्त चिंतन की योग्यता है, कोई कहता है समायोजन की योग्यता है, कोई कह रहा है जन्मजात योग्यता है। अलग अलग बातें बता रहे हैं। इसलिए बुद्धि का आज तक पता नहीं लग पाया है कि बुद्धि क्या। प्राचीन काल के जो मनोवैज्ञानिक थे ना, प्राचीन काल के जो लोग थे, वो मानते थे कि बुद्धि रटना ही बुद्धि है। रट लिया मतलब बुद्धि है। जिसने जितना ज्यादा रट लिया उसमें उतनी ज्यादा बुद्धि। क्योंकि प्राचीन काल में लिखने के लिए हमारे पास साधन नहीं था। आप याद करके देखिए, लिखने के लिए हमारे पास कुछ भी साधन नहीं था। पेपर पेंसिल कागज कुछ नहीं था, फोटोकॉपी वाला कोई सिस्टम नहीं था। तो प्राचीन काल में जो भी चीजें कहीं से पांडुलिपियों पर, किन्हीं पत्तों पर लिखी होती थी, किन्हीं पत्थर पर लिखी होती थी, तो उन्हें हमें याद करना होता था। देखो, गीता के श्लोक याद करने होते थे, वेद के मंत्र याद करने होते थे। तो जितना ज्यादा मंत्र याद कर लेता, जितने ज्यादा दोहे याद कर लेता था, वो उतना ज्यादा क्या होता था? बुद्धिमान होता। लेकिन आधुनिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं नहीं नहीं, गलत है ये। याद करना, रटना बुद्धि नहीं है। रटना बुद्धि नहीं है। एक आधुनिक मनोवैज्ञानिक हुआ बेलार्ड। आधुनिक मनोवैज्ञानिक कौन हुआ? बेलार्ड। ये बेलार्ड कहता है कि रटना बुद्धि नहीं है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? बेलार्ड। ये क्या कहता है? रटना बुद्धि नहीं है। ये देखो कितनी गजब की बात कहता है। ये कहता है कि एक अध्यापक बुद्धि को विकसित करने का प्रयास करता है। एक अध्यापक बुद्धि को विकसित करने का प्रयास करता है। एक मनोवैज्ञानिक बुद्धि को मापने का प्रयास करता है। मनोवैज्ञानिक क्या करेगा? बुद्धि को मापने का प्रयास करता है। लेकिन पता किसी को नहीं है कि बुद्धि क्या है। पता उस अध्यापक को भी नहीं है कि बुद्धि क्या है, और पता मनोवैज्ञानिक को भी नहीं है। इसने ये जो परिभाषा दी थी, इसने ये जो ट्वीट किया था, इस ट्वीट को एक व्यक्ति ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने कहा ऐसे कैसे कह सकता है, मैं फ्री बैठा हूं ना। उसका नाम क्या था? फ्रीमैन। उसने कहा मैं बताता हूं बुद्धि क्या है। बोले बता। इसने कहा बुद्धि जन्मजात योग्यता है। बुद्धि क्या है? जन्मजात। बुद्धि एक योग्यता है। क्या है? इसने कहा बुद्धि एक योग्यता है, लेकिन योग्यता कैसी है? जन्मजात योग्यता है। लोगों ने इसकी बात को भी माना। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर बुद्धि की एक ऑथेंटिक परिभाषा, जो पहली परिभाषा दी थी ना, वो बोरिंग ने दी थी। किसने दी थी? बोरिंग ने दी थी। लोगों ने इसकी परिभाषा को बहुत सराहा था। परिभाषा तो जैसे नाम है ना, ऐसी थी इसकी। इसने कहा कि बुद्धि वह जिसे बुद्धि परीक्षण मापता है। बुद्धि वह है जिसे बुद्धि परीक्षण मापता है। बुद्धि मापने के लिए परीक्षण बने थे। वो बुद्धि माप कर वो जो परीक्षण लेकर आता है ना कि इसकी बुद्धि इतनी है, वही बुद्धि है। लोगों ने कहा क्या बात करता है? बोले क्या बात करता है, तू बता दे। बोले हमें तो पता नहीं है। तो फिर परिभाषा इसकी क्या हो गई थी? प्रसिद्ध हो गई। इसकी पहली परिभाषा मानी जाती है कि बुद्धि के मामले में कोई औपचारिक ऑथेंटिक परिभाषा कोई थी ना, प्रमाणिक परिभाषा, तो किसकी थी? इस बोरिंग की थी। उसके बाद बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अलग अलग प्रकार से बुद्धि को माना। लास्ट में जाके एक कंक्लूजन निकला, सार निकला कि बुद्धि एक वह जन्मजात योग्यता है जिसमें 3 प्रकार की योग्यताएं तो निश्चित रूप से पाई जाती है।
कौन कौन सी? एक योग्यता सीखने की, किसकी? सीखने की। एक योग्यता समायोजन की। एक योग्यता किसकी? किसी भी परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, समायोजन की, विचारों को एडजस्ट कर रहा है। और एक योग्यता अमूर्त चिंतन की। किसकी? अमूर्त चिंतन समझते हैं ना? अभी समझाऊंगा मैं ना, अमूर्त चिंतन, अमूर्तता समझेंगे हम लोग। अच्छा, मूर्त का मतलब तो होता है देख कर किसी के बारे में सोचना। मैं कहूं ये क्या है? ये पैनल है, इसके बारे में देख कर, ये कितना लंबा चौड़ा है, आप इसकी लंबाई चौड़ाई देख कर बता सकते हैं। और यदि आप यहीं बैठे हैं और मैं कहूं आप बताइए आपके घर का कमरा कितना लंबा चौड़ा है, यहां से बैठे बैठे बिना देखे उसके बारे में यदि आप चिंतन कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा? अमूर्त चिंतन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमूर्त चिंतन। कुल मिला के मैं बात यह कह रहा हूं कि योग्य, जो जन्मजात योग्यता है ना, उसमें 3 प्रकार की योग्यताएं पाई जाती है, एक सीखने की, एक समायोजन की और एक अमूर्त चिंतन की। समझ पा रहे हैं? लिखे एक लाइन, शुरुआत कीजिए। देखो, प्राचीन काल में बुद्धि रटने का परिचायक मानी जाती थी। प्राचीन काल में बुद्धि रटने का परिचायक मानी जाती थी। प्राचीन काल में बुद्धि रटने का परिचायक मानी जाती थी, लेकिन आधुनिक मनोवैज्ञानिक इस मत से सहमत नहीं है। लेकिन आधुनिक मनोवैज्ञानिक इस मत से सहमत नहीं है। हो गया? नेक्स्ट लाइन में लाइन बदल के लिखिए। बेलार्ड का मानना है कि इन्वर्टेड कॉमाज में लिखिए, एक शिक्षक बुद्धि को बेलार्ड का मानना है कि एक शिक्षक बुद्धि को विकसित करने का प्रयास करता है, जबकि एक मनोवैज्ञानिक बुद्धि को मापने का प्रयास करता है। लेकिन पता किसी को नहीं है कि बुद्धि क्या है। लेकिन पता किसी को नहीं है कि बुद्धि क्या है। एक शिक्षक बुद्धि को विकसित करने का प्रयास करता है और एक मनोवैज्ञानिक बुद्धि को मापने का प्रयास करता है। लेकिन पता किसी को नहीं है कि बुद्धि क्या है। लेकिन पता किसी को नहीं कि बुद्धि क्या है। लिख लिया? फिर लाइन बदल के लिखो। फ्रीमैन ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए बुद्धि को एक जन्मजात योग्यता बताया। फ्रीमैन ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए बुद्धि को
एक जन्मजात योग्यता बताया। फिर आप इसकी कुछ परिभाषाएं लिखेंगे, है ना। लिखो बोरिंग, लिखो बुद्धि परीक्षण जिसे मापते हैं बुद्धि परीक्षण जिसे मापते हैं वही बुद्धि है। बुद्धि परीक्षण जिसे मापते हैं वही बुद्धि है। यार चलिए लिखिए, कहां तक लिख लिए? बोरिंग। इसके बाद लिखिए एक परिभाषा, रोस। रोस रोस ने क्या कहा है? बोरिंग तो क्या कहता है? बुद्धि वह है जिसे बुद्धि परीक्षण मापते हैं। रोस कहता है कि कोई भी नवीन परिस्थिति में चेतन अनुकूलन करना। नवीन परिस्थिति में चेतन, देखो कोई भी व्यक्ति के सामने नवीन विचार या नवीन परिस्थिति आ रही है, उनको अनुकूलित करना है, लेकिन वो भी कैसा? चेतन। चेतन का मतलब जानबूझ के, जागृत अवस्था में किया गया अनुकूलन। यदि वो अनुकूलन कर लेता है तो वो क्या है? बुद्धि। जैसे मैं आपको नवीन विचार आपके सामने दूं, मैं आपको कहूं कि 2-4 गालियां निकालूं, 2-4 गाली निकालूं, यदि आपका मस्तिष्क उनको अनुकूलित कर लेता है, क्या कर लेता है? अनुकूलित। इसका मतलब आप क्या है? बुद्धिमान है। और अनुकूलित नहीं कर पाते हैं और आप जाके सुसाइड कर लेते हैं, बोले गालियां निकाल दी, इसका मतलब वो बुद्धि नहीं है। आप में बुद्धि नहीं है, आप बुद्धिमान नहीं है। बात समझ रहे ना? यदि आपका रिजल्ट आया और आप फेल हो गए, यदि मस्तिष्क ने उसको अनुकूलित कर लिया तो इसका मतलब आप बुद्धिमान है, और लटक गए तो मतलब आप में बुद्धि की कमी है। ये लगभग आइडियाज लगा रहे हैं लोग बाग, पता किसी को नहीं है कि बुद्धि है क्या, लेकिन ये कह रहा है। तो रोस में लिखो, नवीन विचारों या नवीन सूचनाओं को, नवीन विचारों या नवीन सूचनाओं को चेतन अनुकूलन करने की क्षमता। चेतन, कॉन्शियंस, चेतन अनुकूलन करने की क्षमता ही बुद्धि है। ही बुद्धि है। देखो इस रोस और मन की परिभाषा लगभग एक जैसी है। ये तो कह रहा है कि कोई भी नवीन सूचना या नवीन ज्ञान का चेतन क्या कर लेना? अनुकूलन कर लेना। मन क्या कह रहा है? मन कह रहा है कि यदि इन्हें नवीन ज्ञान या नवीन सूचना या नवीन परिस्थिति आई है ना, उसको मस्तिष्क की झेलने की नमनीयता ही बुद्धि है। यदि उनको मस्तिष्क झेल जाता है, मतलब मस्तिष्क की लोचशीलता है ये। यदि मस्तिष्क कठोर होता ना तो उसको झेल नहीं पाता, लेकिन उसकी लोचशीलता है। लोचशीलता का मतलब है जैसे आपके पास एक प्लास्टिक की थैली है,
उसमें आप बाहर से सामान डालोगे ना तो वो सामान किसी भी प्रकार का होगा ना, वो थैली उसी रूप प्रकार का आकार ले लेगी। वो उसकी क्या कहलाएगी? लोचशीलता कहलाएगी। लोचशीलता मतलब जैसे आपने आटा गूंद लिया है, उसके बाद उस आटे को आप जिस प्रकार के बर्तन में रखोगे वो उसी प्रकार का रूप ले लेगा। पानी है, आप उसको जिस प्रकार के बर्तन में डालोगे वो उसी प्रकार का आकार ले लेगा। तो ये कह रहा है कि वो जो आप जिस प्रकार का सामान मस्तिष्क में डाल रहे हो ना, मस्तिष्क उसी प्रकार का क्या ले रहा है? आकार ले रहा है। वो एक लोचशीलता है, वही क्या है? बुद्धि है। लिखो, नवीन परिस्थितियों को मन मनोवैज्ञानिक का नाम है मन। नवीन परिस्थितियों को मस्तिष्क की झेलने की लोचशीलता कोष्टक में लिख लो नमनीयता ही बुद्धि है। अगला लिखो स्पीयरमैन। नवीन परिस्थितियों को मस्तिष्क के झेलने की लोचशीलता ही बुद्धि है। ये तो लिख लिया। अब लिखो स्पीयरमैन। लिखो, बुद्धि एक तर्क संगत इकाई है। बुद्धि एक तर्क संगत इकाई है। एक व्यक्ति लिखो वेस्लर आएगा, आगे काम आएगा। वेस्लर इसने बुद्धि में 3 बातें बताई है। कितनी बातें बताई है? 3 बातें। कौन कौन सी बताई है? देखो, एक तो इसने कहा है, ध्यान से देखना ना, जिस प्रकार से आपको बताओ तो अधिगम के मामले में क्रो एंड क्रो ने बताया है, ज्ञान, आदतों और अभिवर्तियों का अर्जन ही क्या है? सीखना है। अधिगम में बताया ना। तो तीनों को उसमें कई बार प्रकार से पूछा गया है कि निम्न में से क्रो एंड क्रो के अनुसार है, तो ऑप्शन चौथे में कुछ और दे दिया जाता है, वो तीनों चीजें हैं। इसी प्रकार से इस वेस्लर की परिभाषा पूछी जाती है। एक है उद्देश्यपूर्ण क्रिया। एक क्या है? उद्देश्यपूर्ण क्रिया। एक है विवेकशील चिंतन, और एक है प्रभावकारी समायोजन। यह कह रहा है कि बुद्धि वह इकाई है, समझ पा रहे हो? या बुद्धि वह इकाई है, वह कार्य है जिसमें उद्देश्यपूर्ण क्रिया, विवेकशील चिंतन और प्रभावकारी समायोजन करने की क्षमता हो। बुद्धि एक प्रोसेस है, और क्या प्रोसेस है? जिसमें क्रिया कैसी की जाए? बिना उद्देश्य के नहीं भटका जाए, उद्देश्यपूर्ण क्रिया की जाए। फिर चिंतन हो, लेकिन चिंतन कैसा हो? विवेकशील चिंतन हो, अपने खुद का स्व विवेक काम में लिया जाए। और फिर समायोजन हो, उस विचारों का समायोजन भी हो, लेकिन वो समायोजन कैसा हो? प्रभावकारी हो, इफेक्टिव हो। बात समझ रहे हैं? तो ये 3 शब्द इसने काम में लिए हैं वेस्लर ने, और ये पूछा जाता है हर बार ही। लिखो, बुद्धि उस प्रक्रिया को कहते हैं, जिसमें उद्देश्यपूर्ण क्रिया
बुद्धि उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें उद्देश्यपूर्ण क्रिया, विवेकशील चिंतन, एवं प्रभावकारी समायोजन की क्षमता हो, एक लिखो स्टोडार्ड। लिखो बुद्धि उस कार्य को करने की क्षमता है, बुद्धि उस कार्य को करने की क्षमता है जिसमें निम्न गुण पाए जाते हैं, जिसमें निम्न गुण पाए जाते हैं। जिसमें निम्न गुण पाए जाते हैं। आगे डेस लगा के लिखो। नवीनता, कठिनता, जटिलता, कोमा लगा के लिखते जाओ। अमूर्तता, मितव्यता, सामाजिकता, सामुदायिकता आदि आदि। देखो ये दो परिभाषाएं बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है आपको, अपनी बोर्ड की किताबों में दी हुई ये दोनों परिभाषाएं बुद्धि की, एक तो वेस्लर की और एक स्टोडार्ड की। नवीन परिभाषाएं, अभी की परिभाषाएं 2000 के आसपास की। ये वेस्लर तो क्या बोलता है? वेस्लर तो 3 गुण बताता है, फिक्स है इसके तो 3 गुण, एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया, एक विवेकशील चिंतन और एक प्रभावकारी समायोजन। और स्टोडार्ड तो कहता है कि ऐसा कोई भी कार्य जिसमें इस प्रकार के गुण पाए जाए ना, और यदि उस कार्य को व्यक्ति कर लेता है तो इसका मतलब वो व्यक्ति बुद्धिमान है। कौन से कार्य? जिसमें नवीनता हो, जिसमें कठिनता हो, जटिलता हो, अमूर्तता हो, मितव्यता हो, सामाजिकता हो, सामुदायिकता हो आदि लगा रहा है, इसका मतलब और भी आगे, फिक्स नहीं है ये। बात समझ रहे? तो ये हम क्या पढ़ रहे थे? बुद्धि की परिभाषा। अब हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बुद्धि में 3 योग्यताएं होती है। बुद्धि एक जन्मजात योग्यता होती है और उसमें कितनी योग्यताएं होती है? 3। तो नेक्स्ट अलग से लाइन में लिखो। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है, निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि बुद्धि में निम्न योग्यताएं पाई जाती है। बुद्धि में निम्न 3 योग्यताएं पाई जाती है। निम्न 3 योग्यताएं पाई जाती है। बुद्धि में निम्न 3 योग्यताएं पाई जाती है। नंबर 1 लिखो, सीखने की योग्यता। नंबर 1 लिखो, सीखने की योग्यता। नंबर 2 लिखो, समायोजन की योग्यता। सीखने की योग्यता, नंबर 2 समायोजन की योग्यता। नंबर 3 लिखो, अमूर्त चिंतन की योग्यता। किशन सीधा खड़ा रह, किसी लिख।
किशन, हाँ ऐसे लिख, तो बहुत नजदीक चला गया। सीखने की योग्यता, समायोजन की योग्यता और अमूर्त चिंतन की योग्यता। ठीक है। अब लिखो अलग से बुद्धि की विशेषताएं। जैसे अभी प्रेरणा की विशेषताएं लिखते थे ना हम, वैसे क्या पता लग जाएगा अपने को कि बुद्धि में क्या क्या विशेषताएं हैं। और सवाल पूछेगा बुद्धि की कौन सी विशेषता नहीं है, या बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं। क्या हो गया, कोई बात है क्या? पानी पिलाऊं? अभी आ रहा हूं मैं। पहले मैं एक सवाल दे देता हूं आपको, फिर आप कहोगे ना कि सवाल कैसे आते हैं। ये भी तो कहते हैं ना कि सवाल कैसे आते हैं। आवाज नहीं, शांतिपूर्वक देखो। देखो पहला ऑप्शन है बुद्धि जन्मजात होती है, दूसरा है बुद्धि पर वातावरणीय कारकों का प्रभाव पड़ता है, तीसरा है बुद्धि पर भौगोलिक कारकों स्थान विशेष का प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः लड़कों की बुद्धि लड़कियों से अधिक होती है। सोच लो आराम से। हैं? सोच लिया? निम्न में से बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? और सोच लेना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, वेरी गुड, ऑप्शन डी। फिर बारात में क्यों नहीं ले जाते? हैं? क्यों नहीं ले जाते हैं? अरे अब लिखो, विशेषताएं लिखो, लिखो लिखो। विशेषता है ना, ऐसे कोड करके एक 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 लिखनी है। लिखो, बुद्धि जन्मजात योग्यता है। पहली विशेषता क्या हो जाएगी? बुद्धि जन्मजात योग्यता है। नेक्स्ट लिखो, बुद्धि जन्मजात योग्यता है, एक लिख लिया। दूसरा लिखो, बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव आनुवंशिकीय कारकों का पड़ता है।
सर्वाधिक प्रभाव आनुवंशिकीय कारकों का पड़ता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ क्या बुद्धि पर वातावरणीय कारकों का प्रभाव पड़ता ही नहीं है? कितना पड़ता है? थोड़ा सा, चिन्या सा, इतना सा प्रभाव पड़ता है। बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि मतलब जैसे मैं आईक्यू की बात कर रहा हूं, आईक्यू व्यक्ति की कैसे होती है? जन्मजात। वातावरणीय कारकों से बुद्धि को केवल 10 बिंदुओं तक बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 10 बिंदुओं। मतलब जिसकी आईक्यू 90 है उसको कितना किया जा सकता है? 100 किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। यदि बुद्धि पर वातावरणीय कारकों का प्रभाव पड़ता तो पैसे वाले अपने जैसे लोगों के हिस्से में बुद्धि आने ही नहीं देते, कब का ही खरीद लेते। एक मारवाड़ी में कहावत सुनिए ना, पूत का पग पालना ही दिखे। मतलब बुद्धि कैसे आएगी? जन्मजात तरीके से आएगी, हेरिडिटी से आएगी, आनुवंशिक कारकों से आएगी। वातावरणीय कारकों का प्रभाव नगण्य होता है ना, मैं ये कह सकता हूं थोड़ा बहुत होता है। अगली लाइन में लिखो, वातावरणीय कारकों से, वातावरणीय कारकों का भी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे लिखो, वातावरणीय कारकों का भी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। इनसे 10 बिंदुओं तक, इनसे 10 बिंदुओं तक बुद्धि को बढ़ाया जा सकता है। इनसे 10 बिंदुओं तक बुद्धि को बढ़ाया जा सकता है। बुद्धि को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट लिखो, बुद्धि पर किसका प्रभाव नहीं होता है? लिंग भेद। बुद्धि पर लिंग भेद वह जाति विशेष का कोई प्रभाव नहीं होता है। बुद्धि पर लिंग भेद वह जाति विशेष का कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन स्थान विशेष का प्रभाव पड़ता है। लेकिन स्थान विशेष का प्रभाव पड़ता है। स्थान विशेष का प्रभाव पड़ता है। अच्छा, स्थान विशेष का मतलब भौगोलिक कारक। कैसे? मतलब जैसे ननियाल में होंगे तो बुद्धि ज्यादा होगी। जैसे मैं यहां तुलना कर रहा हूं कि एक बालक अफ्रीका में पैदा हो रहा है, एक यूरोप में पैदा हो रहा है, एक एशिया में पैदा हो रहा है, तो वहां के जो भौगोलिक कारक है ना, उनसे उसकी सर्दी, गर्मी, ठंड, वातावरण का प्रभाव निश्चित रूप से वो सभी पर समान रहता है, लेकिन होता जरूर है। आप देखते हैं ना, यूरोपीय क्षेत्र के लोगों की आईक्यू बाकी दूसरे वाले क्षेत्रों से ज्यादा होती है, वहां पर ज्यादा बुद्धिमान बच्चे पैदा होते हैं। तो ये स्थान विशेष का प्रभाव ऐसा नहीं कह सकते नगण्य होता है, इसका प्रभाव जरूर पड़ता है, बुद्धि पर प्रभाव जरूर पड़ता है। नेक्स्ट लिखो, ये तो हो गया ना क्वेश्चनल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं रही ना। लिखो, बुद्धि एक इकाई न होकर इकाइयों का समूह है। बुद्धि एक इकाई न होकर इकाइयों का समूह है। बुद्धि एक इकाई न होकर इकाइयों का समूह है। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, तो बुद्धि का विकास कब तक होता है? शैशवावस्था तक, किशोरावस्था तक, बाल्यावस्था तक, या जीवन पर्यंत? उलझ गए ना? बुद्धि का विकास मतलब, अच्छा, बुद्धि का 2 प्रकार का विकास होता है।
एक होता है हॉरिजेंटल और एक होता है वर्टिकल। हॉरिजेंटल मतलब समझ गए, वर्टिकल मतलब लंबवत वृद्धि। वर्टिकल बुद्धि के विकास को तुलना की जाती है आईक्यू से, मतलब आईक्यू कितनी कब तक बढ़ती है बालक की आईक्यू कब तक बढ़ी। बाद में बुद्धि में वो बहुत सारे अनुभव ले रहा है ना, वो हॉरिजेंटल है, वो बुद्धि का विस्तार हॉरिजेंटल है, क्षैतिजीय विस्तार हो रहा है, लंबवत ग्रोथ नहीं हो रही है। कैसी ग्रोथ है वो? क्षैतिजीय ग्रोथ है। और दोबारा ये जिसे आप लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल। लंबवत ग्रोथ का मतलब हो गया वर्टिकल, मतलब आईक्यू का बढ़ना। और जो ज्यादा पढ़ रहा है, ज्यादा अनुभव ले रहा है, ज्यादा चीजें दिमाग में ला रहा है, वो एक क्षैतिजीय विस्तार है। जैसे एक बोरा होता है ना, बोरा समझते हैं, बोरी कट्टा समझते हो गया, वो देसी वाला नहीं, हाँ वो जिसमें सामान डालते हैं, थैला, बड़ा थैला होता है ना। अच्छा, उस थैले को बढ़ाया जाए, ऊपर विस्तार किया जा रहा है, ये तो लंबवत विस्तार कहलाता है। और उस थैले में जैसे जैसे आइटम डाला जाए, वैसे वैसे वो थैला मोटा होता जाए, वो उसका क्षैतिजीय विस्तार होता है। तो बुद्धि का लंबवत विस्तार किससे लिया जाता है? आईक्यू से। और आईक्यू का विकास किशोरावस्था तक होता है। यदि आपकी आईक्यू 120 है किशोरावस्था में, तो बुढ़ापे तक 120 ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। कब तक विकास हो जाएगा? किशोरावस्था तक होना है वो हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन बुद्धि का क्षैतिजीय विस्तार जीवन भर जैसे सीखता जाएगा, वो उस बोरे में डालते जाएंगे और बोरा थोड़ा थोड़ा क्या होता जाएगा? मोटा होता जाएगा। तो वो विकास क्या कहलाता है? वो क्षैतिजीय विकास, वो जीवन पर्यंत होता रहता है। लिखो, बुद्धि की लंबवत वृद्धि, बुद्धि की लंबवत वृद्धि, लंबवत मतलब कोष्टक में लिख लेना वर्टिकल। बुद्धि की लंबवत वृद्धि किशोरावस्था तक, जबकि क्षैतिजीय वृद्धि मतलब हॉरिजेंटल ग्रोथ, क्षैतिजीय वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। समझ गए? नहीं समझे? अरे मतलब ये इस बात को नहीं समझे क्या आप? नहीं समझाऊंगा, नहीं समझे तो खुद समझते हैं नहीं, उस टाइम तो नींद ले लेते हैं। देखो, इसमें तो सही हो गया ना, कौन सा गलत था? मैं यदि आपके साथ चर्चा करूं, अभी मैंने बुद्धि का मापन नहीं पढ़ा, इसलिए ये चीजें समझ में थोड़ी सी आ नहीं रही है आपकी। व्यक्ति की बुद्धि किस पर डिपेंड करती है? बहुत ज्यादा याद करने पर डिपेंड नहीं करती है। व्यक्ति की बुद्धि उसकी क्षमता पर, उसकी मशीन की एक्यूरेसी पर काम करती है। देखिए, बुद्धि को मापा जाता है किससे? आईक्यू से। ये बुद्धि का मापने का सूचक है। जैसे हम लोग किसी सामान को तोलते हैं तो कहते हैं ना 1 किलो और 2 किलो और 3 किलो, वैसे बुद्धि को कैसे मापते हैं हम लोग? आगे मापेंगे, इसका पूरा वर्गीकरण करेंगे। एक व्यक्ति की आईक्यू यदि 100 है ना, तो वो एवरेज बुद्धि का माना जाता है। आईक्यू कितनी है? 100 है, तो वो एवरेज बुद्धि का माना जाता है। इस पर आगे मैं और चर्चा करूंगा, लेकिन अभी इतना बता देता हूं, ये आईक्यू ही बुद्धि है। ये आईक्यू ही क्या है? बुद्धि है। यदि एक बालक की आईक्यू 60 है और वो बहुत पैसे वाला है, और उसको डीपीएस स्कूल में, यहाँ तक कि स्टेप बाय स्टेप स्कूल में, यहाँ तक कि जर्मनी भेजकर किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा दिया जाए, जिसमें 10-1 लाख रुपए सालाना फीस हो, फिर भी सफल नहीं हो पाएगा। और जो बालक बिल्कुल गरीब है और उसकी आईक्यू 120 है, वो बालक खेत में गायें चराता चराता भी पढ़ेगा तो भी सफल हो जाएगा। ये किस पर डिपेंड करता है?
आईक्यू पर डिपेंड करता है। गरीब का बच्चा जिसके पास आईक्यू अच्छी है, किसी सुविधा की आवश्यकता नहीं है। सफलता किसी बहुत बड़े ऐसे स्कूल में पढ़ना, जो बहुत बड़ी बिल्डिंग हो उसकी, बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसकी, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हो वहां पर, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हो, उसकी मोहताज नहीं होती है। सफलता किसकी मोहताज होती है? आईक्यू की मोहताज होगी। देखिएगा, आप लोग यहाँ जो कोचिंग कर रहे हैं ना, वो तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मेहनत करना नहीं चाहते हैं। ये इतनी सारी चीजें, और कोचिंग करने का एक ये भी है कि हमारे पास समय कम रहता है, तो अपने को लगे कि यार वो जो मास्टर है ना, वो मास्टर बहुत सारी किताबें पढ़ कर उनमें से एक सार अपने सामने प्रस्तुत कर देगा, ताकि हमें वो माथाफोड़ी नहीं करनी पड़े और हम केवल और केवल उन नोट्सों को पढ़ लें। मैं ये बता रहा हूं कि आईक्यू ही क्या है? बुद्धि है। इस आईक्यू का विस्तार, आईक्यू जितनी बढ़नी हो ना, वो थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, टर्मन, जितने लोगों ने बुद्धि पर परीक्षण किया है ना, वो सब कहते हैं किशोरावस्था के अंत तक बढ़ जाती है। कोई 16 वर्ष बताता है, कोई 18 वर्ष बताता है। वो ही आईक्यू अंत तक रहती है। यदि जिस बालक की आईक्यू 60 है और उसको और बहुत अच्छा आपने वातावरण दिया है, यहां तक कि सुबह और शाम दोनों समय बादाम दूध में घोल घोल के पिलाए हैं, अच्छा वातावरण दिया, तो उसकी आईक्यू आप ज्यादा से ज्यादा कितनी बढ़ा सकते हैं? 70 तक कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डबल कर लिया आपने, कतई संभव नहीं होता है। इस वृद्धि को कहते हैं आईक्यू, बुद्धि की लंबवत वृद्धि। क्या बोलते हैं? लंबवत वृद्धि। ये बुद्धि किशोरावस्था तक बढ़ती है। इसके बाद आपके पास जो मेमोरी है ना, इस मेमोरी में चीजें डालते जा रहे हो, ये डिपेंड करेगा कि आप अनुभव कितना ले रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कितना सीख रहे हो। वो चीजें इसमें डालने जा रहे हो, वो आप जीवन भर डाल सकते हैं, वो अनुभव आप जीवन भर ले सकते हैं। लेकिन उन अनुभवों को व्यवस्थित रूप से रखना, उन अनुभवों को जरूरत पड़ने पर व्यवस्थित रूप से बाहर लाना, उनको स्क्रप्ट नहीं होने देना, उनको खराब नहीं होने देना, उनको जैसे रखा था वैसे, और दो अनुभवों के मध्य अंतर करना, तुलना करना, व्यवस्थित करना, यह सारा काम किसका है? इस आईक्यू का है। आईक्यू अच्छी होगी और चीजें अंदर डालोगे ना, वो चीजें बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषित होगी और बाहर जब मर्जी होगी ना तब आ जाएगी, जब जरूरत होगी तब वांछित होगा तब आ जाएगी। और आईक्यू कम होगी और इसमें कितनी चीजें डालोगे ना, तो पहली बात तो वो कैच ही नहीं होगी। जो बाई चांस कैच हो भी जाए तो वो फिर अंदर जाके रुदल गुदल हो जाएगी, समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, पूछा क्या है, जवाब क्या दिया जा रहा है। किस पे डिपेंड करेगा? वो अनुभव भी किस पे डिपेंड करेगा? आईक्यू पे डिपेंड करेगा। लेकिन अनुभव ले तो सकते हैं ना हम, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। आ गई? आ गई क्या? अभी भी नहीं जगे? मतलब नींद? जगाओ पड़ोसियों, जगाओ। पानी दो पड़ोसी, पानी दो। ये स्टैंड छोड़ो, ऐसे स्टैंड छोड़ो, स्टैंड छोड़ो। जैसे कोई यहाँ मेहंदी कार्यक्रम हो रहा है और मैं कोरियोग्राफर हूं और मैं कह रहा हूं ये लो आप ऐसे करो, ये स्टंट करो, और समझ गए क्या? इसलिए बुद्धि के मामले में किसी से जिदना नहीं है ना। बुद्धि क्या होगी? जन्मजात होगी। बुद्धि कैसी होगी? जन्मजात होगी। आप कम आईक्यू वाले बालक को कितनी भी मेहनत करवा दोगे तो भी सफल नहीं हो पाएगा। और ज्यादा आईक्यू वाले बालक, अच्छा जरूरी नहीं है जिसकी आईक्यू ज्यादा है वो सफल हो ही जाएगा, वो तो केवल लंबवत वृद्धि है। अनुभव तो लेने पड़ेंगे। अब वो यदि अनुभव ही नहीं ले रहा है, जिसकी आईक्यू तो 140 है वगैरह, मेरी तो आईक्यू माप के आया हूं 140 है, अब वो पढ़ ही नहीं रहा है, तो उस आईक्यू में से चीजें आएगी कहां से? अनुभव तो आने चाहिए ना। तो दोनों प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता रहेगी, एक तो लंबवत और एक क्षैतिज, दोनों प्रकार की बुद्धि की जरूरत रहेगी। तब तक उस बालक का, बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट, जिनकी आईक्यू बहुत अच्छी होती है, स्कूल एजुकेशन में वो बालक किसी कारणवश, चाहे उनकी रुचि रही हो, चाहे स्कूल में उनके साथ किए गए व्यवहार रहा हो, किसी कारणवश वो बालक स्कूल एजुकेशन में पढ़ते नहीं है। आपने देखा है ना। और कुछ बालक जिनकी आईक्यू कम होती है लेकिन किसी कारणवश वो पढ़ ज्यादा लेते हैं, इसलिए क्लास में वो होशियार कहलाते हैं। क्लास में फिर मॉनिटर बना दिए जाते हैं, उनको मास्टर भी सर चढ़ा कर रखते हैं। फिर बाकी वाले बालक में हीन भावना आ जाती है, इसलिए वो ज्यादा लोड नहीं लेते हैं। और वो तो जो प्रतिभाशाली होते हैं ना, जो जिनमें आईक्यू अधिक होता है, वो ज्यादा वैसे ही लोड नहीं लेते हैं,
उनको पता है क्या कर लेगा नंबर बना के, उनको उस टाइम में भी पता होता है। आप सोच के देखो, आपके साथ में जो स्कूली एजुकेशन में बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट लोग थे जो आज कुछ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जो इंटेलिजेंट मतलब जिनको स्कूल वाले मानते थे इंटेलिजेंट, उनकी आईक्यू नहीं थी, वो तो जो 5-4 चीज बताई जाती थी उनको घर जाके घोटते थे और उनको याद कर लेते थे। अब चाहे आईक्यू कम होगी तो वो 10 बार में याद कर लेगा, आईक्यू ज्यादा होगी वो 1 बार में करेगा। तो वो याद तो कर लिया करते थे, लेकिन वो कुछ करने लायक नहीं रह रहे हैं। और जिसकी आईक्यू ज्यादा थी ना, वो उस टाइम तक तो स्कूल एजुकेशन के मजे लिए, आनंद लिए, और उसके बाद में जब जरूरत पड़ी तो अपनी आईक्यू का प्रयोग कर लिया, और प्रयोग करके क्या हो गए, सफल हो गए। ऐसा अक्सर होता है। और आपको एक बात और बताऊं, सबसे ज्यादा कौन से बालकों की निगरानी रखनी पड़ती है, किस बालकों की मॉनिटरिंग करनी होती है कि गलत रास्ते पर नहीं चला जाए? जिस बालक के पास आईक्यू ज्यादा होती है। जिस बालक के पास आईक्यू कम होती है ना, वो ना भला काम अच्छा करता है ना बुरा काम अच्छा करता है। मतलब ठीक ढंग से ना भला कर पाएगा, वो बुरा भी नहीं, वो इतना सोच भी नहीं पाएगा कि यार इस रास्ते पर चला जाए क्या। उसको घर वालों ने कह दिया ना, बेटा देख कभी भी है ना चोरी नहीं करनी चाहिए, उसको लगेगा हाँ सही है। वो क्योंकि उसके पास इतनी आईक्यू नहीं कि वो उस बात को विश्लेषित कर सके, उसको उस बात को एनालिसिस कर सके कि यार घर वालों को पता थोड़ी चलता है, और घर वालों ने तो ऐसे कह दिया चोरी नहीं करनी चाहिए। बिस्किट कौन खिलाएगा, नमकीन कौन खिलाएगा, चोरी तो खिलाएगी ना, घर वाले थोड़ी खिलाएंगे। घर वालों को क्या पता चलता है, गलत रास्ते पर जाने की संभावना होती है जिसके पास जितनी ज्यादा आईक्यू होती है। इसलिए उस बालक का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ना, जिनके पास आईक्यू ज्यादा होती है, वो रास्ते से भटक जाते हैं, बहुत जल्दी भटकते हैं। इसलिए जिस क्षेत्र में, जरूरी नहीं एक शिक्षा के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आज जितने आप सफल व्यक्ति देख रहे हैं ना अपने क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर पर, उनके पास उतनी आईक्यू ज्यादा है। यदि कम आईक्यू वाला कोई भी धंधा चूज करेगा तो हर जगह असफल होगा, किसी भी धंधे में, क्योंकि वो आगे दिमाग लगा ही नहीं पाता है, वो आगे की सोच ही नहीं पाता है। कम आईक्यू वाले बालक को यदि आप AK-47 भी दे दोगे ना और बोले गुंडा बन जा, तो चौराहे पे जाके फायरिंग करेगा तो या तो किसी दूसरे को लगाएगा, और लगाएगा तो भी भाग के ऐसी गली में भागेगा जैसे गली सामने से बंद और उसके पास कोई इलाज नहीं होगा, और फिर सरेंडर करेगा, पकड़ा जाएगा एक बार में। जिसके पास ये ज्यादा होती है ना, वो जेल के अंदर बैठा बैठा ही पूरा नेटवर्क चलाता रहता है, कभी पकड़ा नहीं जाता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, आईक्यू पे डिपेंड। हमेशा हर धंधा किस पे डिपेंड करता है, आईक्यू पर करता है। ध्यान रह जाएगा। तो मैं आपको ये केवल ये समझाना चाह रहा हूं कि आईक्यू 2 प्रकार की है। बुद्धि कितने प्रकार की है, एक लंबवत है और एक हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल बुद्धि जो होगी ना, हॉरिजेंटल बुद्धि तो केवल वह होगी जिसमें बुद्धि के अनुभव लिए जाएंगे। अब बुद्धि के अनुभवों को कैसे रखना है, उन्हें कितने समय तक संवार कर रखना है, किन किन कैटेगरियों में बांट कर रखना है, एक दूसरे को जोड़कर देखना है, यह काम किसका होगा, यह आईक्यू का, लंबवत बुद्धि का होगा। ध्यान रखिएगा। लंबवत बुद्धि कब तक बढ़ेगी, 16 वर्ष 18 वर्ष तक, जितनी आईक्यू बढ़नी है। अच्छा, आईक्यू का टेस्ट कैसे होता है, आईक्यू का वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु तो मैंने समझ लिया, लेकिन मुझे ये बताइए आईक्यू का मापन करते हैं तो कुछ टेस्ट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? टेस्टों में किस प्रकार के सवाल होते हैं, अंग्रेजी के, हिंदी व्याकरण के, राजस्थान जीके के, भारत जीके के, रीजनिंग टाइप के सवाल होते हैं, रीजनिंग लॉजिकली पहेलियों वाले सवाल होते हैं, मैथ्स के, और मैथ्स के भी दैनिक जीवन के सवाल होते हैं। वो नहीं है थीटा वाले, इनकी इस थीटा का मतलब क्या है, वो नहीं है। दैनिक जीवन के सवाल और रीजनिंग के सवाल होते हैं। कभी किसी ऐसे बालक से आपने कहते हुए सुना है कि मुझे रीजनिंग समझ में नहीं आ रही है? निश्चित सी बात है आईक्यू कम है, चाहे बाकी चीजों को रट लेता होगा, भले एक ही जगह 5 बार पढ़ लेता होगा, 10 बार पढ़ लेता होगा, लेकिन क्या कम है, आईक्यू। जिसको जितनी ज्यादा रीजनिंग समझ में आ रही है ना, मैं मेंटल एबिलिटी की बात कर रहा हूं, रीजनिंग की बात कर रहा हूं, जिसको जितनी ज्यादा रीजनिंग समझ में आ रही है ना, वो उतना ज्यादा आईक्यू में तेज है। बाकी चीजें उसको अपने आप आ जाएगी, वो टाइम नहीं दे पा रहा है। कोई आप में से ऐसा स्टूडेंट है जिसका रीजनिंग में सवाल गलत नहीं हुआ है? गलत नहीं होता है कि नहीं है?
आपके पास आईक्यू अच्छी है, संभाल के रखिएगा, साइड में जाने के बहुत सारे खतरे रहते हैं। आईक्यू किसके पास अच्छी होगी? जिसको रीजनिंग पूरी आएगी, ये मान लेना आज के दिन से ही। अच्छा, ऐसा नहीं है कि रीजनिंग दूर से ही आ जाएगी, ऐसा नहीं है। आप पढ़ रहे हैं और रीजनिंग समझ में नहीं आ रही है, कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, मुझे तो अनुभव है, मैंने जितने भी एग्जाम दिए ना उसमें रीजनिंग के जो सवाल आए ना आज तक गलत नहीं हो पाया, किया ही नहीं मैंने, उल्टा सीधा पटक के कैसे ही कर देता था, सवाल गलत नहीं हुआ। और रीजनिंग पढ़ने का मेरा अनुभव है मात्र 7 दिन का, मात्र ओनली ऑन, किसी टीचर से नहीं पढ़ी है मैंने रीजनिंग। एक पहली बात तो ये, क्योंकि ऐसी कोई कोचिंग नहीं की जिसमें रीजनिंग हो, ऐसी कोई कोचिंग कर नहीं पाया। ओनली ऑन 7 दिन। प्री पीटीटी का एग्जाम हुआ था मेरे, तो पीटीटी के एग्जाम में राय की किताब आई थी, उस टाइम राय की चला करती थी बहुत किताब, राय चलती थी, राय की किताब लेके लाके दी पिताजी ने, उनको किसी ने बताया होगा, बोले किताब आती है, तो एक ही यही उन्होंने किताब लाके दी मुझे, बोले ये पढ़ ले। मैंने उसमें 4 सब्जेक्ट आते थे मेरे उसमें, अब साइंस का स्टूडेंट रहा था तो वो जीके वीके वाला तो अपने मामला बैठता ही नहीं था, देखा तो मुझे समझ में नहीं आएगा, अंग्रेजी हिंदी तो कैसी गाएगी, वो तो समझ ही पा रहे थे, कभी पढ़ी नहीं। वो रीजनिंग वाला पार्ट मुझे अच्छा लगा, बहुत गजब का लगा। मैंने उस किताब को 7 दिन बचे थे एग्जाम के, 7 दिन में मैंने केवल उस किताब में रीजनिंग ही पढ़ी, पूरी पढ़ डाली। उसके बाद मैंने जीवन में कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी, और उसके बाद ना मेरे कभी कोई सवाल गलत हुआ, रीजनिंग का सवाल गलत नहीं हुआ। बाकी सवाल चाहे गलत हो सकता है मैंने लापरवाही कर ली हो, कुछ भी किया हो। तो जिसको रीजनिंग अच्छी आ रही है ना, वो तैयारी करने लग जाना, कोई नहीं रोकेगा उसे। और जिसे रीजनिंग कम आ रही है ना, वो थोड़ा संभलना, थोड़ा संभलने का प्रयास करना, रीजनिंग सीखने का प्रयास करना। रीजनिंग ही व्यक्ति के आईक्यू का मूल मंत्र है, मूल मानक है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि जिसकी बुद्धि कम है वो सफल नहीं हो पाता है, लेकिन उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। जिसकी बुद्धि ज्यादा है ना, आईक्यू ज्यादा, जिसका आईक्यू ज्यादा है, वो एक बार में चीज को याद कर लेगा तो उसको 5 बार में ये चीज याद होगी। इसलिए उसे समय कितना देना पड़ेगा? 5 गुना देना पड़ेगा बाकी लोगों से। इसको 1 गुना समय देना पड़ेगा, उसको कितना देना पड़ेगा? 5 गुना। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, जिसके पास आईक्यू अच्छी है, जिसको रीजनिंग सारी समझ में आ रही है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसको एक बार में ही चीज याद हो जाएगी, उसको भी कम से कम 20 बार तो पढ़ना पड़ेगा। अब सोच लो उसको कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अपनी आईक्यू एवरेज लेवल की है। अपनी आईक्यू कैसी है? एवरेज लेवल में हम सब के सब। एवरेज से ज्यादा होते ना, बहुत ज्यादा जीनियस टाइप के होते, तो यहां नहीं होते। हाँ, किसी भी हाल में नहीं होते यहाँ। फिर हम देश की अमूल्य धरोहर बन जाते हैं। हम देश की अमूल्य धरोहर नहीं है अभी, तो इतना ज्यादा भी नहीं है अपने पास में। अब लिखो बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार। अब आपको बुद्धि आराम से समझ में आएगी। बुद्धि के प्रकार, मैं किसी कॉन्सेप्ट को बताता हूं ना आपको, फिर मैं पूछता हूं कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? यदि वो एक बार में समझ में आ रहा है मतलब आईक्यू अच्छी है, और यदि समझ में नहीं आ रहा है बताने के बावजूद भी, 2 कारण है। नहीं, उसमें 2 कारण है। एक कारण तो ये हो सकता है कि आपने ध्यान नहीं दिया होगा, और दूसरा कारण ये है कि आपकी आईक्यू कमजोर रही होगी, इसलिए आपने कॉन्सेप्ट को एक बार में नहीं समझा होगा। इलाज हो गया ना? अब मैं कहूंगा कि किसको समझ नहीं आया? किसी की हिम्मत है कि कोई ये कहेगा कि नहीं समझ में आया? चलिए, बुद्धि के प्रकार। नेक्स्ट लाइन डेस लगा के लिखो। सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 लगा के लिखो, मूर्त बुद्धि। नंबर 1 लगा के लिखो, मूर्त बुद्धि, और फिर रुक जाना एक बार। देखो, यहां से भी मैं पढ़ाने के बाद एक सवाल पूछूंगा। इन तीनों प्रकार की बुद्धि पढ़ाने के बाद 3 सवाल पूछूंगा आपसे। एक बुद्धि कौन सी है? दूसरी कौन सी है? तीसरी कौन सी है? सामाजिक बुद्धि। अच्छा, मूर्त बुद्धि जो होती है ना, क्या होती है? अभी समझाया ना मैंने, जो सामने उसके साथ व्यवहार करने की योग्यता हो। जैसे हथियारों, औजारों, यंत्रों, उपकरणों आदि के साथ व्यवहार करने की योग्यता यदि किसी व्यक्ति में है तो वो क्या कहलाएगी?
मूर्त बुद्धि कहलाएगी। जैसे कोई ड्राइवर है, कोई मिस्त्री है, समझ पा रहे हैं ना, उनमें योग्यता कैसी होती है? मूर्त होती है, क्योंकि वो देख कर रहे हैं, जो सामने उपस्थित है। हथियारों, औजारों, उपकरणों, यंत्रों, मशीनों आदि के साथ कोई भी काम कर रहा है ना, जैसे अभी नीचे वो ग्राइंडर चला रहा है ना, इसका मतलब उसके पास कौन सी बुद्धि ज्यादा है? मूर्त बुद्धि ज्यादा है। तो वो उसको क्या कर रहा है? पकड़ के चला रहा है। जिसके पास मूर्त बुद्धि कम है वो उसके साथ कार्य नहीं कर सकता है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, एक व्यक्ति में तीनों प्रकार की बुद्धि होती है, एक व्यक्ति में तीनों प्रकार की, लेकिन जो जिस प्रकार की बुद्धि में ज्यादा काम ले रहा है, जिस प्रकार की बुद्धि को ज्यादा काम ले रहा है, वो बुद्धि उसमें क्या हो जाती है? ज्यादा डेवलप हो जाती है, क्योंकि इसका क्षेत्रीय विस्तार हो जाता है, वो क्षैतिजीय विस्तार हो जाता है, हॉरिजेंटली वो ग्रो कर जाता है जिस क्षेत्र में ज्यादा काम ले रहा है। तो मूर्त बुद्धि लिखा है आपने। अच्छा, इस मूर्त बुद्धि को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? कंक्रीट इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि को हम क्या बोलेंगे? कंक्रीट इंटेलिजेंस। लिखो, इसमें लिखो, मूर्त में लिखना है ना, लिखो हथियारों, हथियारों, औजारों, हथियारों, औजारों, उपकरणों, यंत्रों, यंत्रों, मशीनों आदि के साथ व्यवहार करने की योग्यता, आदि के साथ व्यवहार करने की योग्यता, मूर्त बुद्धि कहलाती है। व्यवहार करने की योग्यता मूर्त बुद्धि कहलाती है। मूर्त बुद्धि कहलाती है। जैसे जैसे कारीगर, इंजीनियर, ड्राइवर, शल्य चिकित्सक। शल्य चिकित्सक, शल्य चिकित्सक मतलब होता है सर्जन डॉक्टर, बाकी डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आदि। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं? देखो, ड्राइवर, कारीगर, इंजीनियर, ये लोग मशीनों, यंत्रों, उपकरणों के साथ काम करते हैं कि नहीं करते हैं? सर्जन डॉक्टर भी होता है, उसके पास बुद्धि कौन सी होती है? मूर्त बुद्धि होती है। वो भी वो कैंची लेके, वो ब्लेड लेके ऑपरेशन कर रहा होता है। याद करके देखो, उस ब्लेड के साथ, उस कैंची के साथ उसकी योग्यता अच्छी होती है भाई, योग्यता उसके पास खूब सारी होती है। वो नहीं तो पता नहीं है, ऑपरेशन तो किडनी का करना है, कर रहा है अमाशय का है, पता नहीं वो कैंची कहाँ कहाँ घुस जाती है। वो फिर चलाना आना चाहिए, उसको ठीक ढंग से चलाना आना चाहिए। तो वो वास्तव में किसी साधनों के साथ, उपकरणों के साथ हम लोग काम करते हैं ना। अच्छा, जिस समय शिक्षक बोर्ड पर कुछ लिख रहा होता है, उस समय उसके पास कौन सी बुद्धि होती है? मूर्त बुद्धि होती है। समझ पा रहे ना? तो ये मूर्त बुद्धि होगी। नंबर 2 लिखो, अमूर्त बुद्धि। इसको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट। पूरा ही लिख दूं, यहां नहीं लिखा हुआ आपके। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अच्छा, ये इसका मतलब क्या होता है? अमूर्त यानी बिना देखे, सोचने समझने की। अच्छा, मैं कह सकता हूं ना, प्रतीकों, भावों, चिन्हों, संकेतों, सूचनाओं आदि के साथ व्यवहार करने की योग्यता है। जैसे मैं आपको कहूं 2 + 2 कितने होते हैं? क्या आपको दिखाई दिया गया 2 + 2 कि ये 2 तो इधर से आ रहे हैं, 2 इधर से आ रहे हैं, ये 4 हो जाते हैं? दिखाई नहीं दिया। आपने फिर भी इसके साथ व्यवहार किया कि नहीं किया? ये योग्यता क्या होती है? अमूर्त बुद्धि। बिना देखे जिसके बारे में सोच विचार कर लेना, वो अमूर्त बुद्धि है। लिखो,
अमूर्त बुद्धि में लिखो प्रतीकों, प्रतीकों, भावों, सूचनाओं, संकेतों, आदि के साथ व्यवहार करने की योग्यता। आदि के साथ व्यवहार करने की योग्यता। जैसे जैसे लिखो गणितज्ञ, चिकित्सक, गणितज्ञ, चिकित्सक, दार्शनिक, साहित्यकार, कवि, लेखक, चित्रकार आदि। आदि। ओहो, अगली लिखो सामाजिक बुद्धि। हाँ, आगे लिखो, क्या लिखा है? सोशल इंटेलिजेंस। सामाजिक को क्या बोल देंगे? सोशल इंटेलिजेंस। क्या होती है? नैतिक कार्य करता है। राजनेता नैतिक कार्य करता है क्या? अभी बाड़मेर में बहुत नैतिक कार्य हुआ था। हाँ? नैतिक कार्य से तुलना नहीं की जा सकती। हम ये कह सकते हैं कि समाज के साथ व्यवहार करने की योग्यता सामाजिक बुद्धि कहलाती है। समाज कौन होता है? समाज में कौन आता है? समाज शास्त्र कहती है कि मेरे अलावा दूसरा कोई भी जिससे मेरा इंटरेक्शन है, मैं जिसके साथ कार्य कर रहा हूं, वो समाज है मेरे लिए। चाहे वो परिवार है, चाहे वो माँ बाप है, चाहे वो भले बेटा बेटी है, चाहे भले वो दूसरे रिश्तेदार है, चाहे कोई भी व्यक्ति जिसके साथ मैं मिल रहा हूं ना, जिससे मैं बातचीत कर रहा हूं ना, इसका मतलब मैं कैसा व्यवहार कर रहा हूं? सामाजिक व्यवहार कर रहा हूं। ये मेरा सामाजिक व्यवहार है। अपने के अलावा दूसरे के साथ किया गया व्यवहार सामाजिक व्यवहार है। तो यदि ऐसे व्यक्ति जिनमें सामाजिक व्यवहार करने की योग्यता उच्च होती है, ऐसे व्यक्ति जिनमें सामाजिक व्यवहार मतलब दूसरे व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने की योग्यता क्या हो? अधिक हो, उच्च हो, वो क्या कहलाती है? सामाजिक बुद्धि कहलाती है। अब मुझे ऐसे उदाहरण दो जिनमें सामाजिक बुद्धि बहुत ज्यादा है। राजनेता समाज के साथ वो जिस प्रकार की जरूरत होती है ना, वो समाज के भावों संवेगों को पहचान लेता है और उसी प्रकार की बात करता है, उनको अपने पक्ष में कर लेता है भाषण देते हुए। शिक्षक, देखो टीचर में तीनों बुद्धियां होती है। जब पेन से लिख रहा है तो मूर्त, जब गणित की बात कर रहा है तो अमूर्त, और बालकों की बातें समझ रहा है, बालकों के भावों को संवेगों को समझ रहा है कि इनको समझ में नहीं है, इन कर्म फोड़ों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यदि इस बात को वो समझ जा रहा है तो अमूर्त, और यदि वो आप बालकों के साथ में अच्छा रिलेशन बना के रख रहा है तो सामाजिक बुद्धि। बात समझ पा रहे हो? यदि बालक उसके धुर विरोधी हो गए, इसका मतलब उसमें सामाजिक बुद्धि नहीं है। ऐसे शिक्षक देखे आपने कक्षा में, स्कूल एजुकेशन में, जिनके बालक बहुत सारे विरोधी रहते हैं, इसका मतलब उनके पास बुद्धि कौन सी नहीं है? सामाजिक नहीं है, दूसरे के साथ। ऐसे शिक्षक भी देखे हैं ना, जो बालक ये कहते थे कुछ भी कर ले तेरे लिए समाधि ले लेंगे हम। वो कैसे बालक है? वो कैसे शिक्षक है? जिनके पास सामाजिक बुद्धि अच्छी। जिस व्यक्ति के पास सामाजिक बुद्धि अच्छी होगी, दूसरे से रिलेशन अच्छे होंगे, और जिसके पास सामाजिक बुद्धि कम होगी, उसके दूसरे के साथ रिलेशन संबंध कम होंगे।
ठीक ढंग से संबंध कर बना ही नहीं पाएगा। अच्छा, ऐसे उदाहरण देखते हैं हम तो स्कूल में, पहले स्कूल लाइफ में भी हमने देखे, लेकिन उस टाइम समझ नहीं पा रहे थे कि ये सामाजिक बुद्धि की कमी है इस बच्चे में। लेकिन अब ये देखते हैं, एक लड़की शिकायत लेके आती है कि सर, अच्छा जिसमें सामाजिक बुद्धि ज्यादा होगी, शिकायतें सबसे पास उसके पास ही आएगी ज्यादा, जो टीचर में जिसमें सामाजिक बुद्धि, क्योंकि वो उसको समझ रहा है और उसको समझा भी रहा है। एक लड़की शिकायत लेकर आई, बोले सर ये ना, ये इस क्लास वाले मेरी क्लास वाली लड़कियां मेरी कोई भी मित्र नहीं बन रही है। क्या नहीं बन रही है? मित्र। इसका मतलब उसमें किसकी कमी है? उस लड़की में सामाजिक बुद्धि की कमी है कि नहीं है? क्योंकि वो दूसरे के साथ क्या नहीं बना पा रही है? रिलेशन नहीं बना पा रही है, संबंध नहीं बना पा रही है। अब मुझे एक बात बताइए, इतना ही शिकायत नहीं, शिकायत और आगे आई है, और शिकायत में कहा गया कि दूसरी लड़की का नाम लिया गया, बोले इस लड़की ने सबको मना कर दिया कि कोई भी इसकी मित्र नहीं बनेगी। आप सोच के देखिए उस लड़की के पास सामाजिक बुद्धि कितनी अच्छी होगी, जिसने इन सभी लड़कियों को अपने कंट्रोल में रखा होगा। कितना अच्छा संबंध होगा उसके पास सामाजिक बुद्धि सर्वाधिक होगी और उसके पास सामाजिक बुद्धि कम होगी। अब मैं उनको ऐसे कैसे समझाऊं कि बेटा तेरे पास सामाजिक बुद्धि नहीं है और उसके पास सोशल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है? ये तो नहीं हो सकता ना। इसका मतलब आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, और सामान्यतः ये चीजें बुद्धि पर ही डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? जिसकी आईक्यू जितनी ज्यादा होती है ना, उसमें ये चीजें बहुत प्रगाढ़ होती है। ऐसे ऐसे क्लास में कोई एक लड़का ऐसा होता था जो सब लड़के उसके पक्ष में रहते थे, और उसने जैसा कह दिया वैसा कर लेंगे। उसने कह दिया आज स्कूल आना है तो आना है, नहीं आना है तो नहीं आना है। वो उसमें कैसी बुद्धि है? सामाजिक बुद्धि है, जो अन्य लोगों के साथ व्यवहार करने की क्षमता। कोई व्यक्ति घंटे 2 घंटे कहीं जाता है ना, तो उनमें अपने रिलेशन बना के आ जाता है घंटे 2 घंटे में। और कोई व्यक्ति यदि देखो, कुछ आप में ऐसे लोग होंगे जो कोचिंग शुरू होते ही 1-2 दिन में ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए आपस में, और कुछ ऐसे होंगे जो महीने 2 महीने तक अकेले गुमसुम आते रहे, गुमसुम बैठते रहे, जाते रहे। मतलब उनमें सामाजिक बुद्धि क्या थी? कम थी। मैं किसी भी कोर कमेटी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मेरा कोर कमेटी से कोई लेना देना नहीं है इस सवाल के संदर्भ में। थोड़ा दुख तो हुआ मुझे आज जब कोर कमेटी मैंने वो बिखरी हुई देखी, तब वापस एक जगह हो गई तो मुझे ऐसा लगा हाँ सामाजिक बुद्धि ठीक है। लिखो, अच्छा ऐसे बालक देखे ना आपने स्कूल में, स्कूल टाइम में देखे आपने कक्षा में, जो 2 दिन इससे रूस जाता था, 2 दिन इससे नाराज हो जाता था, 2 दिन इससे नहीं बोलता था, 2 दिन इससे नहीं बोलता था, फिर 2 दिन इससे नहीं बोलता था। होते थे ना अलग अलग। वो उस टाइम की बातें, स्कूल टाइम की। इसका मतलब उसमें कौन सी बुद्धि कम है? और जिसके दिमाग में कहीं रूट ना होता ही नहीं था, आपने देखा होगा। ऐसे भी बालक होते थे जिनको रूट ने मनाने से मतलब ही नहीं होता था, वो कभी उनके रिलेशन कभी खराब होते ही नहीं थे। सोशल इंटेलिजेंस अच्छी होती थी, और जिसके पास सोशल इंटेलिजेंस अच्छी होगी ना, परिवार अच्छा चलता रहेगा उसका। और सोशल इंटेलिजेंस डाउन होगी ना, फिर थोड़ी देर में नंबर ब्लॉक, और फिर स्टोरी तुरंत, ये दुनिया, ये चौबारे मेरे काम के नहीं। फिर ऐसी ऐसी स्टोरियां लगाते घूमते हैं वो, जो ऐसे ऐसे स्टेटस वगैरह लगाते हैं ना, दुनिया कोई काम की नहीं है, ये है वो है, मान लेना सोशल इंटेलिजेंस की कमी है उनमें। उनको कोई दुख नहीं हुआ है। दुख कब होता है? जब सोशल इंटेलिजेंस की कमी होती है, समझ नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं। लिखो, सामाजिक बुद्धि लिखो, अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने की योग्यता। अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने की योग्यता। व्यवहार करने की योग्यता सामाजिक बुद्धि कहलाती है। व्यवहार करने की योग्यता सामाजिक बुद्धि कहलाती है। जैसे राजनेता, वकील, शिक्षक,
समाज सेवी, आदि। हो गए? बताओ देंगे, सवाल पूछ लो। तैयार है ना? पहले नहीं फेंकना है, और फेंक लोगे भी तो क्या उखाड़ लोगे। ये चौथा ऑप्शन दूं, सभी। तीन तो ये हो गए ऑप्शन, और चौथा हो गया सभी। और सवाल पूछा गया है यूपी टेट में, और सवाल की लैंग्वेज है व्यवहार करने की योग्यता होती है। तैयार होना है? वेरी गुड। पढ़ लो, उसमें नहीं मिल रहा है तो उसमें कहीं मिल जाए तो। हैं? तैयार? बताइए तो। ऑप्शन ए, कोई सहमत नहीं है। ऑप्शन बी, कोई सहम, एक आदमी है, एक आदमी है। ऑप्शन सी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऑप्शन डी, वेरी गुड। इसके आंसर की आई क्या मान लिया गया? हैं? वर्तमान में? हाँ, पता नहीं, सिर्फ इतना ही लिखा था, व्यवहार करने की योग्यता। एग्जामिनर भी तो आगे डिफाइन नहीं करता है ना, पेपर बनाने वाला भी, भाई मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। फिर दौड़े मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो गाइड लिखते हैं, उन्होंने पहली लाइन लिखी बुद्धि में कि व्यवहार करने की योग्यता मूर्त बुद्धि कहलाती है, लिख दी। आप जैसे बहुत लोग हैं जो पढ़ लिए, रट लिया। दोबारा सवाल आया हरियाणा टेट में, सवाल पढ़े मेरे पास, सेम सवाल, सेम ऑप्शन, क्या करके आए? मूर्त बुद्धि। ऑप्शन सही मान लिया, मूर्त बुद्धि। उस किताब लिखने वाले के गले में आ गई। क्या समझाएं हम? दोबारा लिखा, व्यवहार करने की योग्यता मूर्त भी हो सकती है और अमूर्त भी हो सकती है। तीसरी बार सवाल राजस्थान में ही पूछ लिया और सवाल पूछा सेम, और सही मान लिया सामाजिक बुद्धि। देखो, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ना, सवाल पर, तथ्य पर लेकर आ रहा हूं। पहली बार जो यूपी टेट में पूछा था ना, उसमें इस व्यवहार करने की योग्यता को इंग्लिश में लिख रखा था प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। क्या लिख रखा था? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल करना किस में आएगा? मूर्त बुद्धि। हरियाणा में जो सवाल पूछा उसमें लिख रखा था थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस, अमूर्त में। और अपने राजस्थान में लिख रखा था सोशल इंटेलिजेंस। कौन देखें अंग्रेजी? कौन देखें भाई? कौन माथापोड़ी करे अंग्रेजी में? स्पष्ट लिख सका था। अब आप सोच के देखिए, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है वो कौन सी होती है? मूर्त बुद्धि होती है। और थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस होगा वो कौन सा होगा? अमूर्त। और सोशल इंटेलिजेंस क्या बन जाएगा? भाई व्यवहार तो तीनों में है ना, व्यवहार तो, और मैंने लिखवाया भी है, तीनों में लिखवाया, व्यवहार करने की योग्यता, व्यवहार करने की। लेकिन व्यवहार किसके साथ किया जा रहा है? व्यवहार किसको कहते हैं? कार्य को। भाई कार्य करने की योग्यता, जो प्रैक्टिकल कार्य कर रहा है ना, प्रैक्टिकली तो कर रहा है ना, मशीन के साथ, हथियार, औजारों, उपकरणों के साथ, और थ्योरी के साथ कार्य कर रहा है, वो है मूर्त बुद्धि। भावों, संकेतों, चिन्हों, प्रतीकों के साथ। और समाज के साथ व्यवहार कर रहा है, वो क्या बन जाएगी? समाज। तो तीनों में एक एक, दो में एक एक लाइन लिखी जाएगी ना, या फिर जगह नहीं है तो नीचे लिख लो, हैं? तीनों में। मूर्त में तो लिख लो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। मूर्त में तो क्या लिखना है? इसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं।
और अमूर्त में लिख लोगे, इसे थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, इसे थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। हो गया प्रैक्टिकल, और वो अपने आप ही बन जाएगी सोशल इंटेलिजेंस। अच्छा, हमने हेडिंग क्या लगा रखी है? बुद्धि के कितने प्रकार, कौन कौन से? मूर्त, अमूर्त, समझ। अच्छा, ये मैंने नहीं बताए आपको, ये गेरेट ने बताए हैं। किसने बताए? आप अलग से लिखोगे, गेरेट के अनुसार। क्या लिखना है? गेरेट के अनुसार। गेरेट के अनुसार। नंबर 1 क्या हो जाएगा? मूर्त, नंबर 2 अमूर्त, और नंबर 3 सामाजिक। गेरेट ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई। जिस प्रकार से गेरेट ने बताई ना, उसी प्रकार से थॉर्नडाइक ने भी बताई। थॉर्नडाइक के अनुसार इसने भी 3 बताई। गेरेट ने भी 3 प्रकार बताए, और इसने भी कितने बताए? 3 प्रकार। थॉर्नडाइक ने बताया यांत्रिक बुद्धि, दूसरी बताई अमूर्त बुद्धि, और तीसरी बताई सामाजिक बुद्धि। यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक। बस फर्क इतना था कि उसने मूर्त को नाम क्या दे दिया? यांत्रिक। यंत्र के साथ प्रयोग करना, और कोई चेंज नहीं था, सेम थी। अब आपको पूछा ना कि यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक किसने बताया? तो थॉर्नडाइक। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक किसने बताया? तो गेरेट ने। बात क्लियर है? अच्छा, बुद्धि के और प्रकार भी बताए हैं। ये तो गेरेट है, थॉर्नडाइक है, फिर एक बताए हेब ने। किसने बताए? हेब ने। हेब के अनुसार, हेब ने भी 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार। नंबर 1 लिखो, ए टाइप बुद्धि। ए टाइप इंटेलिजेंस या ए टाइप बुद्धि। अच्छा, इस ए टाइप को कई बार आपको कै भी लिखा हुआ मिल जाएगा ना, तो भी आपको मानना है ए टाइप बुद्धि। क्या होती है? इसने कहा वह बुद्धि जो आनुवंशिक होती है, वो कौन सी होगी? ए टाइप। मतलब जो हेरिडिटी से प्राप्त होती है, वो कौन सी होती है? ए टाइप। तो इस ए टाइप के आगे डैश लगा के लिख लो आनुवंशिक बुद्धि। आनुवंशिक बुद्धि। कितना अच्छा था, कोई नाम नहीं दिए। ए टाइप, दूसरा बताया फिर बी टाइप। हेब ने एक तो बता दिया ए टाइप, और एक क्या बता दिया? बी टाइप। अच्छा, बी टाइप में जो वातावरण से अर्जित है, लिख लो वातावरण से अर्जित बुद्धि। वातावरण से अर्जित बुद्धि। वातावरण से अर्जित बुद्धि हो गया। फिर लिखो सी टाइप। अब बताओ, देखें भाई, आनुवांशिक बुद्धि जितनी प्राप्त की थी वो तो ए टाइप में लिख ली। आनुवांशिक जन्मजाति होती है? नहीं नहीं नहीं, जन्मजात का मतलब ये होता है, आनुवांशिक हम बोलते हैं हेरिडिटी से, पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त हुई है। और पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे प्राप्त होती है? जन्मजात, मतलब जो जन्म से ही प्राप्त हुई है वो जन्मजात हो गई। और
ये हो गई। अच्छा, जो बुद्धि परीक्षण बनाने के बाद, बुद्धि परीक्षण लागू करने के बाद जो बुद्धि परीक्षण माप कर जो बुद्धि निकालते हैं ना, उसको इसने किस में रखा? सी टाइप में। जो बोरिंग कहता है ना कि बुद्धि वह जो बुद्धि परीक्षण मापते हैं, तो ए टाइप तो कौन? अच्छा, अब बुद्धि मापते समय तो ये पता नहीं लगाया जा सकता ना कि कौन सी बुद्धि इसमें से जन्मजात है और कौन सी बुद्धि इसमें से आनुवंशिक है। तो पूरी बुद्धि माप के लाता है कि नहीं लाता है, तो उसको किस में रख लेंगे? सी टाइप। लिखो, जो बुद्धि परीक्षणों द्वारा मापी जाती है, जो बुद्धि परीक्षणों द्वारा मापी जाती है, जो बुद्धि परीक्षणों द्वारा मापी जाती है, अच्छा एक व्यक्ति और था, कौन व्यक्ति था? नहीं, स्प्रिंगलर तो व्यक्तित्व में आएगा, वो तो व्यक्तित्व के प्रकार बता रहा है, बुद्धि के नहीं बता रहा है। ये था केटल, नाम सुना है कभी? केटल के साथ एक व्यक्ति और है, हॉर्न। केटल एवं हॉर्न। हॉर्न जानते हो क्या? ट्रॉली के पीछे लिखा होता है ना, हॉर्न प्लीज, वो हॉर्न। बहुत सारी चीजें लिखी होती है ना, लटक मत पटक दूंगी। हाँ, वो तो ट्रक के पीछे होता है, ये केवल ट्रॉली का ही है स्पेशल। उसने वो क्या बोलते हैं, वो पेटेंट करवा रखा है, लटक मत पटक दूंगी। ट्रक के पीछे कोई नहीं लटकता है, किसके पीछे लटकता है? ट्रॉली के पीछे। केटल एवं हॉर्न, इसने दो प्रकार माने भाई। कितने? दो। नंबर एक लिखो, तरल बुद्धि। तरल बुद्धि मतलब लिक्विड, तरल का मतलब लिक्विड ही तो है। इसने एक बुद्धि तो मानी है तरल बुद्धि, दूसरी मानी है ठोस बुद्धि। मतलब ऐसी बुद्धि जब तक वो सिलेंडर के अंदर हो तब तो तरल, यही है? नहीं, तरल बुद्धि इसने कहा आनुवंशिक बुद्धि को, जो जन्मजात प्राप्त हुई है। तो तरल बुद्धि के आगे लिख लो आनुवंशिक बुद्धि। आनुवंशिक बुद्धि। और दूसरी हो जाएगी ठोस बुद्धि। ठोस बुद्धि कौन सी? जो वातावरण से अर्जित की। देख लो, वातावरण से अर्जित बुद्धि, वातावरण से अर्जित बुद्धि। देखो, चार लोगों की बातें याद रखनी है। कितने लोगों की? चार लोगों। एक तो गेरेट, कौन कौन सी मान रहे हैं? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। एक कौन? थॉर्नडाइक, यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक। ये दोनों बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि वास्तव में तो वही है भाई, मूर्त क्या है, अमूर्त क्या है, सामाजिक क्या है। फिर हेब ने कहा तीन प्रकार की, ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप। केटल और हॉर्न ने कहा दो प्रकार की, कौन कौन सी? तरल एवं ठोस बुद्धि। बात क्लियर है? हम लोग पढ़ रहे थे बुद्धि के प्रकार। अब आप लोग हेडिंग लगाइए, बुद्धि के सिद्धांत। सबसे महत्वपूर्ण और लंबा टॉपिक, बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत। देखो, किसी भी चीज के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। सिद्धांत मतलब तो समझते हैं ना, अपने मत। किसी को आज तक पता नहीं कि बुद्धि क्या है, इसलिए जो मनोवैज्ञानिक जिसके दिमाग में आया ना, उसने वो ही बता दिया कि बुद्धि। एक तो कहेगा बुद्धि ऐसे बनी है, एक कहेगा बुद्धि ऐसे बनी है। जैसे अपना अभी तक अपनी लड़ाई चल रही थी अधिगम के सिद्धांत में तो कि बालक सीखता कैसे है, अभिप्रेरणा में चल रही थी कि बालक सीखता क्यों है, मतलब मोटिवेट क्यों होता है।
बात समझ रहे हैं? और अब अपनी लड़ाई चलेगी कि बुद्धि क्या होती है, बुद्धि क्या होती है। बुद्धि कोई कहेगा एक तत्व से बनी है, कोई कहेगा 5 तत्वों से बनी है, कोई कहेगा बुद्धि ये है, अलग अलग बातें बताएंगे बुद्धि के बारे में। जो मनोवैज्ञानिक आया ना वो बुद्धि के बारे में अलग अलग बातें बता रहा है। वो बुद्धि के क्या है, सिद्धांत। आपकी मर्जी हो ना वो मान लेना, सभी मान्य है और सभी है मान्य है। यदि एक दृष्टिकोण से देखें तो सभी सिद्धांत क्या है, मान्य है। मान्य इसलिए तभी तो हम पढ़ रहे हैं ना। और मान्य एक दूसरा दृष्टिकोण यह है कि मान्य इसलिए कि उन्होंने बुद्धि पर पीएचडी किया है, तो अपने को उनकी बातें माननी पड़ेगी। अपने को भी बहुत पता है कि बुद्धि क्या होती है, लेकिन अपनी बातें कोई मानता नहीं है। इनकी बातें अपने को माननी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने इस पर क्या कर लिया, पीएचडी, और इनकी बातें मान्य हो गई है। अब हम लोग बुद्धि के सिद्धांत पढ़ेंगे। देखिए बुद्धि के सिद्धांत 2 प्रकार के होते हैं। बुद्धि के कुल मिला के हम ज्यादा नहीं तो भी 15 सिद्धांत पढ़ेंगे। उन 15 सिद्धांतों को हम लोग बांट लेंगे 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। एक सिद्धांत होते हैं वो होते हैं बुद्धि के फैक्टोरियल थ्योरीज, इंटेलिजेंस के कौन से सिद्धांत, कारकीय सिद्धांत। और दूसरे होते हैं वो होते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज, प्रक्रिया प्रधान। समझ पा रहे हैं? बुद्धि के कारकीय सिद्धांत का मतलब है कि जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, मैं उदाहरण से दे रहा हूं, 10 सिद्धांत, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे 5 सिद्धांत। ये 10 मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बुद्धि जो निर्मित हुई है ना वो फैक्टर से हुई है। किससे हुई है, कारक से हुई है। कोई एक कारक है, कोई एक एलिमेंट है, कोई एक तत्व है। बुद्धि किससे निर्मित हुई है, छोटे छोटे टुकड़ों से, कारकों से बनकर बनी हुई है। कारक मानते हैं ये लोग। और कुछ मनोवैज्ञानिक आएंगे वो कहेंगे नहीं नहीं, बुद्धि कोई एलिमेंट, फैक्टर, कोई तत्व है, कोई कारक नहीं है। बुद्धि तो एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस का नाम है। जो दिमाग अपना काम कर रहा है ना, वो काम करने की जो प्रोसेस है ना, उसकी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नाम ही क्या है, बुद्धि है। अब कौन सा आप मानोगे वो आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन अपने को पढ़ने सभी पढ़ेंगे। तो हम पहले तो कौन सा सिद्धांत पढ़ रहे हैं, बुद्धि के कारकीय सिद्धांत। और सवाल पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा बुद्धि का कारकीय सिद्धांत नहीं है, तो वो बुद्धि का सिद्धांत तो होगा, लेकिन किस में से होगा, प्रक्रिया प्रदान में दे दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो बुद्धि के सिद्धांत लिखो, इसी में अगली लाइन लिखो। बुद्धि के सिद्धांत 2 प्रकार के होते हैं। बुद्धि के सिद्धांत 2 प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। ए लगा के लिखो, कारकीय सिद्धांत। ए लगा के लिखो, कारकीय सिद्धांत। कारकीय सिद्धांत। लिखो, इन सिद्धांतों का मानना है कि बुद्धि विभिन्न कारकों से मिलकर बनी हुई है। बुद्धि विभिन्न कारकों से मिलकर बनी हुई है, जो निम्न है, कारकों से मिलकर बनी हुई है, जो निम्न है। मतलब निम्न सिद्धांत है, नंबर 1। और आपको 1-2 मिनट की सूचना दी जाएगी, है ना। आप बैठे रहिएगा, फिर चाय पानी पी के आइए।